और मेरे साथ में न्यूपा से आए हुए मेरे साथीगण, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम इस कार्यशाला में आपसे U-DICE 2014-15 का आंकड़ा जो हम 30 सितंबर 2014 को इकट्ठा करने वाले हैं, या ऑलरेडी बहुत सी जगह पूरे भारत में तो काफी जगह हो गया है, तो पूरे हरियाणा में भी हम जल्दी इस कार्य को कर लेंगे। हमें ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पूरे भारत में जगह जगह हम अभी पिछले कुछ दिनों में हम करीबन 10 राज्यों में अलग अलग जगह गए हैं। हर जगह U-DICE 2014-15 का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। हर राज्य अलग अलग स्थिति में, जैसे हरियाणा में अभी ये प्रपत्र डेटा कैप्चर फॉर्मेट को छापकर आपके तक पहुंचाया गया है, उसी तरह बाकी राज्यों में बहुत ही पहले इस कार्य को कर लिया गया। कुछ राज्यों में ट्रेनिंग चल रही है, कुछ राज्यों में डेटा को इकट्ठा कर लिया गया है, कुछ राज्यों में भरे हुए प्रपत्रों को जांचा जा रहा है, कुछ राज्यों में डेटा एंट्री शुरू हो गई है, कुछ राज्यों में कंसिस्टेंसी को चेक किया जा रहा है, और कुछ राज्यों में ये सारा कार्य खत्म भी हो गया है। जैसे चंडीगढ़ है, 190 स्कूल है, वहां पर ये कार्य तो पूरा समाप्ति पे है, पहले खत्म कर लिया गया है। छोटा राज्य है, लेकिन छोटा राज्य हो या राजस्थान जैसा बड़ा हो, या उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा हो, या हरियाणा जैसे राज्य हो बीच वाले, जो एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कमियां हैं वो सब जगह एक ही है। जो मुद्दे हैं वो हर राज्य में एक ही है। समय पे डेटा कैप्चर फॉर्मेट नहीं पहुंचता है, समय पे डेटा इकट्ठा नहीं होता है, डेटा भरते वक्त अभी भी कमियां रह गई है, डेटा को कुछ स्कूल छूट जाती है, कुछ स्कूल छूट गई थी पिछली बार। हम प्रयास करेंगे कि इस बार यहाँ पर भी छूटी हुई सारी स्कूल्स हैं वो हमसे जुड़ जाएं। तो आज इस अभी जो हम चर्चा करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों की मदद से ही हम डेटा की गुणवत्ता, क्वालिटी, कवरेज, कंसिस्टेंसी, शेयरिंग, यूटिलाइजेशन और डिसेमिनेशन पूरे हरियाणा के अंदर, बल्लभगढ़ में ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर 2014-15 का जो आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और अच्छा कर देंगे। आज डाइस इस स्तर पर पहुंच गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डाइस को मान्यता मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर डाइस को, आप लोगों को, आपने इतने वर्षों में जो मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है, आज उसी की वजह से डाइस इस स्थिति पे, इस स्तर पर पहुंचा है। और 4 नेशनल अवार्ड आप सबको मिला है। आपने जो मेहनत पिछले कुछ वर्षों में परिश्रम किया है, उसी की फलस्वरूप आज डाइस को पूरे हिंदुस्तान में तो मान्यता मिली ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग देख रहे हैं और जो कार्य हम कर रहे हैं उसको बड़ी उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर केवल 10,000, 12,000, 15,000 स्कूल है। ये कार्य हमसे अच्छी तरह नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में 15 लाख से भी ज्यादा विद्यालय का ये कार्य ये कैसे कर रहे हैं? इतने सालों से ये कैसे चल रहा है? हमारे देश में भी MIS को और अच्छा करने के लिए समय समय पे बहुत प्रयास किए गए, लेकिन इनमें से ज्यादातर ये सारे प्रयास 1 वर्ष चला, 2 वर्ष चला और उसके बाद में ये सब बंद हो गए। लेकिन डाइस अब 1994-95 से अभी तक चल रहा है। जब ये चला शुरू हो रहा था 94-95 में, तो ऐसा लग रहा था ये भी 1-2 वर्ष चलेगा और उसके बाद में बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने जो परिश्रम किया, जो मेहनत की, उसी की वजह से ही आज डाइस इस स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर अभी कुछ डिसीजन लिए गए हैं, उसकी वजह से भी डाइस को और अच्छी तरह करने का हमारे ऊपर जिम्मेवारी आ गई है। जैसे मैंने कहा 1994-95 में जब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया था, तब ये देखा गया उस वक्त मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सही नहीं था। स्कूल के आंकड़े बहुत पुराने थे, 8 साल पुराने आंकड़ों के बेसिस के ऊपर प्लान बन रहे थे।
उन सभी बिंदुओं के ऊपर जानकारी नहीं थी जिन बिंदुओं के ऊपर जानकारी चाहिए थी। पुराने डेटा थे, स्कूल वाइज डेटा नहीं था, क्लस्टर वाइज डेटा नहीं था, ब्लॉक वाइज कोई डेटा नहीं था। 8 साल पुराने डेटा के बेसिस के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में प्लान बन रहे थे। तो जब 94-95 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया तो ये डिसीजन हुआ पूरे भारत में कि क्यों नहीं ये कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाए, जिसका स्कूल तो डेटा इकट्ठा करने का यूनिट हो और डिस्ट्रिक्ट है वो डेटा को डिसेमिनेट करने का यूनिट हो। तो 94-95 में ये जिम्मेवारी भारत सरकार ने न्यूपा को दी। उस समय नीपा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बन गया है। तो न्यूपा ने भारत सरकार के साथ और यूनिसेफ के साथ में हाथ मिलाया और एक प्रपत्र नेशनल लेवल के ऊपर आप सब लोगों के सहयोग से डिस्कस करके डेटा कैप्चर फॉर्मेट बनाया गया पहली बार 94-95 में। हमारा उस समय मकसद केवल प्राइमरी विद्यालयों की जानकारियों को हासिल करना था। पहली बार 94-95 में हमने इस कार्य को 7 राज्यों के 42 जिलों के अंदर लागू किया और पहले वर्ष में ही 65,000 विद्यालय हमसे जुड़ गए। 65,000 विद्यालय केवल 7 राज्यों के 42 जिलों में हमसे जुड़ गए। लेकिन 2000 आते आते समय डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन खत्म होने वाला था। तो 2000 तक हम 18 राज्यों में 272 जिलों में पहुंच गए और 10 लाख से भी ज्यादा विद्यालय हम सबसे जुड़ गए। ये 2000 की बात है। अब जब 2000 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम शुरू किया गया तो आप लोगों की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने यह तय किया कि डाइस को अब हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, सभी जिलों में जो नॉन डीपीपी जिले भी है वहां पर इसको लागू कर दिया जाए। ये डिसीजन किया गया था 2001 में। और दूसरा डिसीजन ये किया गया कि डाइस का जो स्कोप है उसको प्राइमरी लेवल से पूरे एलिमेंट्री लेवल तक बढ़ा दिया जाए। ये 2001 में तय किया गया, लेकिन इसको अचीव करते करते हमें 5 साल लग गए और 2005-06 हमारा पहला वर्ष था जब डाइस पूरे हिंदुस्तान में 604 जिलों में 35 राज्यों में पहुंच गया और 10 लाख से भी ज्यादा विद्यालय हमसे जुड़ गए। 2005-06 में पहला वर्ष था। अभी जो हमने 13-14 में आंकड़े इकट्ठा किया था उसमें हमारे पास में 15,18,160 विद्यालय हमसे जुड़ गए थे। 60,000 ब्लॉक से भी ज्यादा राज्यों ब्लॉक से हमारे पास में डेटा आया था। 70,000 सीआरसी क्लस्टर से भी हमारे पास में डेटा आया। तो पूरे हिंदुस्तान में ये कार्य बहुत ही आगे बढ़ता गया और 2005-06 हमारा पहला वर्ष था जब हम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गए। जब राइट टू एजुकेशन आया 2007-08-2009 में तो हमने हमारे प्रपत्र में बहुत सारे सुधार किए और राइट टू एजुकेशन को मॉनिटर करने वाले सारे वेरिएबल हमने डेटा कैप्चर फॉर्मेट में डाल दिए। लेकिन उसके पहले ही 2007-08 में डाइस की आप लोगों की सफलता को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि इसको आगे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर तक भी पहुंचा दिया जाए। तो वो जिम्मेवारी भी न्यूपा को दी थी, लेकिन न्यूपा में एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अलग से बनाया गया जो 2010-11 तक चला। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के डेटा को इकट्ठा करने के लिए एक अलग से ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया 2010-11 में और हरियाणा की तरह हिंदुस्तान के सभी बाकी के 35 राज्य हमसे उससे भी जुड़ गए। लेकिन जब ऑनलाइन सिस्टम है जो बनाया गया था वो सफल तभी हो सकता है जब डेटा एंट्री स्कूल से हो। प्रपत्र भरकर स्कूल लेवल पे ही डेटा एंटर किया जाए, वो तभी संभव हो सकता है जब स्कूल में कंप्यूटर हो। वो सभी संभव हो सकता है जब स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की व्यवस्था हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं। अभी भी हमारे देश में इन 15 लाख विद्यालयों में से केवल 23% इस विद्यालयों में ही बिजली है, कंप्यूटर है और करीबन 45% विद्यालयों में ही बिजली की व्यवस्था है।
तो जो ऑनलाइन सिस्टम हमने तैयार किया था उसमें उम्मीद तो ये की गई थी कि डेटा एंट्री स्कूल के हेडमास्टर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कंप्यूटर ही नहीं थे, बिजली नहीं थी। तो वो सारे प्रपत्र डेटा कैप्चर फॉर्मेट को एक जगह इकट्ठा करके राज्य स्तर के ऊपर डेटा एंट्री करवाई गई। कहीं कहीं ये ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हुआ, लेकिन ज्यादातर जगह पे ये डेटा एंट्री है वो राज्य स्तर पर हुई। और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था ऑनलाइन करने का वो ही गलत हो गया, क्योंकि डेटा एंट्री वहां से नहीं हुई। और फिर मॉनिटरिंग, अभी तो आपको पास में ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, आपके पास में भर के आ जाएंगे, आप चेक भी करेंगे आपके पास में कितने स्कूल है, सबका प्रपत्र आ गया क्या, ये सब अभी आप मैन्युअली करते हैं। और हमारा ये मानना है कि इस कार्य को करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये जो हम फिजिकली ये फॉर्म भरा रहे हैं उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उसमें बहुत सारे चेक्स है, उसको अच्छी तरह से चेक किया जाता है, उसको अच्छी तरह से जांचा जाता है। हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कि कितने प्रपत्र हमने बांट दिए, कितनों से भर के आ गया, कितना अभी बाकी है, पूरा भर के आया या नहीं आया, खाली तो नहीं आ गया है। ये सब ऑनलाइन सिस्टम में संभव नहीं है, इसलिए हमने ऑफलाइन सिस्टम जैसे डाइस पहले चलता था ये हमने अपनाया। लेकिन 2010-11 में हमने सोचा कि एक स्कूल है 1 से 12 कक्षाओं वाला, वहां पर 1 से 8 कक्षाओं के लिए एक अलग से प्रपत्र है, डेटा कैप्चर फॉर्मेट है। 9, 10, 11, 12 वाले विद्यालयों के लिए एक अलग से फॉर्मेट है। एक को भरने वाले अलग से हेडमास्टर साहब हैं, 9, 10, 11 वाले को भरने के लिए अलग से रेस्पोंडेंट है, इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर है, और 9, 10, 11 वाला के लिए अलग से सॉफ्टवेयर है। 1 से 8 का स्कूल कोड अलग से है और 9 से 12 का स्कूल कोड अलग से है, जबकि हमारा ये मानना है कि हर स्कूल का केवल एक आइडेंटिफिकेशन कोड होना चाहिए, यूनिक 11 डिजिट का आईडी कोड हर स्कूल में होना चाहिए। लेकिन जब ये दो कार्य अलग से पैरेलल चलने लगे तो हमने देखा कि हमारी बहुत सारी जो एनर्जी है, डुप्लीसिटी ऑफ एफर्ट्स है, एक ही काम को दो अधिकारी कर रहे हैं, एसएसए वाले कर रहे हैं, आरएमएसए वाले कर रहे हैं, सेकेंडरी वाले कर रहे हैं, एलिमेंट्री वाले कर रहे हैं। इसलिए पहली बार 2011 में 10-11 में हमने ये तय किया, क्यों नहीं हमने हमारे स्तर पर इसको 1 से 12 तक कर दें, एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट कर दें। और पहली बार हमने इसको पौंडीचेरी में किया था 2011-12। 2012-13 में हमने वेस्ट बंगाल और पौंडीचेरी दोनों को एक ही प्रपत्र दिया 1 से 12, और बहुत ही सफलतापूर्वक ये कार्य कर लिया गया। एक प्रपत्र द्वारा 1 से 12 कक्षाओं का सभी आंकड़े हमने हासिल कर लिए 2 राज्यों में। इस बीच में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी को यह कहा गया कि आप सुझाव दें कि पूरे स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या किया जाए। यार बहुत आवाज बहुत कर रहे हैं, पुलिस चौकी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2012 ये कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने ये सुझाव दिया डाइस और सेमिस दोनों को एक कर दिया जाए, ताकि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो प्लान बनते हैं उसमें प्रयोग में आने वाले सभी बिंदुओं के लिए पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली जाए। और ये कार्य भी न्यूपा को दिया गया था। तो 2013-14 2012-13 हमारा पहला वर्ष था जब पूरे हिंदुस्तान में हमने डाइस को एक प्रपत्र के माध्यम से डेटा इकट्ठा कर लिया था, और उसका नाम अब प्रचलित रूप से जाना जाता है यूनिफाइड डाइस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। आप लोग पहले से उससे जुड़े हुए हैं। जो पहले का डाइस था और जो पहले का सेमिस था, उन दोनों को मिलाकर एक नया प्रपत्र बना दिया गया और उसका नाम दिया गया यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो 2012-13 में पहली बार उसको यूज किया गया। चूंकि ये पहली बार था तो कार्य तो हो गया, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई। ये
कोऑर्डिनेशन की कुछ प्रॉब्लम रह गई, क्योंकि प्रपत्र सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों ने छापा, डेटा एंट्री सर्व शिक्षा अधिकार में अभियान से जुड़े हुए जो हमारे साथी लोग हैं डाइस से जुड़े हुए, उन्होंने डेटा एंट्री भी की, डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके मार्फत हुआ। तो ये एक ऐसा मैसेज चला गया कि ये कार्य तो केवल सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए अधिकारियों का है, लेकिन ये तो संयुक्त रूप से करना था। लेकिन मैसेज ऐसा चला गया, कुछ कमियां रह गई, लेकिन जहां पर 17 राज्यों में 18 राज्यों में स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक थे, वहां पर ये कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चला। कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन 2013-14 में आते आते इनमें से ज्यादातर ये सब कमियां बिल्कुल ठीक कर ली गई और 2013-14 में हमने इस आंकड़े को यू डाइस को बहुत ही सुचारू रूप से पूरे भारत में डेटा को इकट्ठा कर लिया और 15,18,160 विद्यालय हमसे जुड़ गए। तो ये कम उपलब्धि नहीं है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और सबका श्रेय केवल जाता है तो आप जैसे अधिकारियों को जो स्कूल में ये फॉर्म प्रपत्र भरते हैं, सीआरसी लेवल पे जो इसको चेक करते हैं, बीआरसी और ब्लॉक लेवल पे जो डेटा एंट्री होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एमआईएस यूनिट की स्थापना हो गई है, राज्य लेवल के अधिकारी भी इससे जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी भी इससे जुड़े हुए हैं। इस सब का श्रेय अगर जाता है तो केवल आप जैसे अधिकारियों को ही जाता है। इस बीच कुछ और डिसीजन राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन अभी लिया गया है वो ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अभी ये तय किया है, अब से जो भी नए पब्लिकेशंस उनके आएंगे वो सारे पब्लिकेशंस यू डाइस के डेटा के आधारित ही होंगे पूरे भारत में। अब कहीं भी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में इकट्ठा करने वाले जो डेटा हैं, आंकड़े हैं, वो केवल और केवल यू डाइस द्वारा ही इकट्ठा किया जाएगा। इसका मतलब हुआ जो पैरेलल इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहे थे वो सारे के सारे अब बंद कर दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके डेटा को, यूनिफाइड डाइस के डेटा को अब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का दर्जा मिल गया है। ये कम उपलब्धि नहीं है, हम सबकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि आपका डेटा अब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से का दर्जा मिल गया है। एक कार्य तो ये हुआ। दूसरा कार्य डिसीजन अभी ये हुआ है कि जो ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है 8 से 10 वर्षों में एक बार, उसमें भी ये तय किया गया है जो इंफॉर्मेशन डाइस में ऑलरेडी मौजूद है उन सब वेरिएबल्स को उसमें से हटा दिया गया है और ऐसे वेरिएबल जो ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे में हैं लेकिन डाइस में नहीं है उन सबको डाइस में जोड़ दिया गया है। और अब से ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे केवल उन्हीं बिंदुओं के ऊपर जानकारी इकट्ठा करेगा जो स्कूल बेस्ड नहीं है। जैसे वल्लभनगर गढ़ में कितने हैबिटेशंस है, उन टोटल हैबिटेशंस में 1 किलोमीटर में कितने स्कूल में प्राथमिक विद्यालय है, 3 किलोमीटर में कितने में प्राथमिक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, ऐसी जानकारियां जो डाइस में नहीं है वो जानकारियां ही ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे के मार्फत इकट्ठी की जाएगी और बाकी स्कूल से संबंधित सारी जानकारियां केवल यू डाइस के फॉर्म के मार्फत ही इकट्ठी की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो भारत सरकार ने अभी लिए हैं। एक तरफ आप लोगों को, हम सबको 4 नेशनल अवार्ड मिल गए हैं, दूसरी तरफ ये 2 निर्णय लिए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। इस सब की वजह से हम सबकी जो डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो यूनिफाइड डाइस के कार्य से जुड़े हुए हैं, हम सबकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोग और अधिक आशा भरी नजरों से हम सब की तरफ देख रहे हैं ताकि हम डाइस का कवरेज, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, शेयरिंग, यूटिलाइजेशन और ज्यादा अच्छा कर दें। और ये कार्य केवल आपके माध्यम से ही हो सकता है, केवल आप ही इसको और अच्छा कर सकते हैं। डाइस की गुणवत्ता और कवरेज अगर कोई ठीक करवा सकता है तो हमारे जो सीआरसी के बंदे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारीगण हैं, मित्र हैं, और बीआरसी के अधिकारी हैं, और डिस्ट्रिक्ट के जो एमआईएस के अधिकारी हैं, और सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जो अधिकारी हैं, केवल वो लोग ही करवा सकते हैं।
और कोई नहीं करवा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर हम तो केवल आपको सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उन सुझावों का इम्प्लीमेंटेशन केवल आप जैसे अधिकारी ही करवा सकते हैं। इसलिए हमने सोचा, क्योंकि हम दिल्ली से बहुत ही नजदीक है, क्यों नहीं हम हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में जाकर आप जैसे अधिकारियों से चर्चा करें। इसी तरह अभी हम नोएडा और गाजियाबाद में भी अधिकारियों से चर्चा की थी इसी तरह, और पिछले 1 महीने में करीबन 10 राज्यों में हम लोग गए हैं और इसी तरह की चर्चाएं की है, और आगे आने वाले 1 महीने में करीबन 8 से 8-9 राज्यों में हम फिर और दूसरी जगह जाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि आप लोगों से जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमारी डेटा की गुणवत्ता और कवरेज बढ़ाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो भी सुझाव आपको यहाँ पर थोड़े बहुत इस ट्रेनिंग के मार्फत दिए जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि आप उसको उनको उन बिंदुओं के ऊपर पूरा कार्य कर के 2014-15 जो यूनिफाइड डाइस का आंकड़ा जो हम 30 सितंबर 2014 को इकट्ठा करने वाले हैं, उस डेटा की क्वालिटी को, गुणवत्ता को आप और बढ़ा देंगे। ये आप भी कर सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। कुछ बिंदु है जो अभी भी इतना अच्छा कार्य करने के बाद हमारे डेटा में कुछ कमियां रह गई है। क्योंकि आज तो हम घर में बात कर रहे हैं, इन कमियों को आपके सामने लाना भी बहुत ही ज्यादा सही है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं चलेगा ये कमियां क्या है तो हम इंप्रूवमेंट करना चाहे तो भी हम नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये है, पिछले वर्ष पूरे हरियाणा में और वल्लभगढ़ में अभी बताया गया था कि करीबन 175 जो सरकारी स्कूल है और 279 प्राइवेट स्कूल है जो हमसे जुड़ गए थे, या इनकी स्कूल डायरेक्टरी हमारे पास में है। हो सकता है कि इस लिस्टिंग के बाद भी, स्कूल डायरेक्टरी के बाद भी अभी भी कुछ स्कूल हमसे छूट गए हैं, यूडाइस में नहीं जुड़े हैं। आप लोग सीआरसी क्लस्टर स्तर पर कार्य करते हैं, आपके टिप्स के ऊपर ये सब इंफॉर्मेशन है कि आपके सीआरसी में कितने स्कूल पिछली बार डाइस से जुड़ गए थे, कितने स्कूल अभी भी छूट गए हैं। तो ये प्रपत्र को डाइस के सॉफ्टवेयर के छापने से पहले मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर बाल रतन यादव जो राज्य स्तर पर कार्य करते हैं, उन्होंने आपसे ये कार्य करवा लिया होगा। पिछले साल और अभी तक कितने ऐसे विद्यालय जो हमसे छूट गए थे उसकी लिस्टिंग, नए विद्यालय अगर खुल गए हैं तो उनके नाम, मैनेजमेंट, कुछ स्कूल अगर बंद हो गए हैं तो उनकी सारी डिटेल्स, कुछ स्कूल अगर प्रमोशन अपग्रेड हो गए हैं प्राइमरी से अपर प्राइमरी तो उनकी लिस्टिंग, कुछ स्कूल अगर प्राइमरी के साथ अपर प्राइमरी मर्ज हो गया है या अपर प्राइमरी के साथ में पास वाला प्राइमरी स्कूल मर्ज हो गया है तो उनकी लिस्टिंग, शायद ये सब कार्य कर लिए होंगे। अगर अभी भी नहीं किया है और आपके प्रपत्र छप गए हैं तो भी आप जहां पर क्लस्टर लेवल पे कार्य कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं, हमेशा अपने पास में खाली प्रपत्र को रखें, ताकि जब भी फील्ड में जाए पता चले कि कुछ नई स्कूल है जो छूट गई है हमसे, उन प्रपत्र को आप वहां तक पहुंचा दें। ये महत्वपूर्ण कार्य हमें करना है। 15,18,160 विद्यालय हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कुछ छूट गए हैं। सारे ज्यादातर तो सब हमसे जुड़ गए, सारे सरकारी एडेड स्कूल और गवर्नमेंट के सब स्कूल ज्यादातर जुड़ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हो सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय हो सकते हैं, ओपन स्कूल हो सकते हैं, सैनिक स्कूल हो सकता है, मिलिट्री स्कूल हो सकता है, तिब्बतियन स्कूल हो सकता है, या अन्य सरकारी स्कूल जो नए खुल गए थे वो हो सकते हैं कि वो अभी भी हमसे छूटे हुए हैं। लेकिन हमारा यह मानना है, हरियाणा की तरह पूरे भारतवर्ष में करीब सभी ऐसे विद्यालय हमसे जुड़ गए हैं। सरकारी स्कूल कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से सुचारू रूप से उनका डेटा हमारे पास में इकट्ठा होकर आ रहा है। इसी तरह आज से 5 साल पहले कहते थे साहब डाइस का आंकड़ा तो अधूरा है, इसमें प्राइवेट स्कूल नहीं है। अब आपके साथ में शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि पूरे भारत में 3,50,000 से भी ज्यादा प्राइवेट एडेड और अनएडेड स्कूल हमसे जुड़ गए हैं।
उसमें डीपीएस फरीदाबाद हो, चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली वाला हो, या मदर्स इंटरनेशनल स्कूल हो, या गोयनका स्कूल हो, जो बड़ी बड़ी स्कूल है जहां पर 200 टीचर्स हैं, जहां पर 12 10 हजार एनरोलमेंट है, ऐसे बड़े विद्यालय, उसके साथ साथ छोटे छोटे प्राइवेट अनएडेड विद्यालय भी हमसे जुड़ गए। इसके साथ साथ पिछले वर्ष करीबन 25,000 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल और मदरसा भी हमसे जुड़ गए थे। हमें देखना है कि राइट टू एजुकेशन के मुताबिक तो ये सारे अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल बंद हो जाने चाहिए थे अभी तक, तो 31 मार्च 2013 को, लेकिन हमारे यहाँ पर अगर चल रहे हैं तो उन तक भी अभी हमें पहुंचना है। ऐसे सारे विद्यालय जो कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, डाइस को वहां तक पहुंचाना है, ऐसे विद्यालयों की संख्या केवल कम है, थोड़ी सी बच गई है। थोड़ा और प्रयास करेंगे तो हरियाणा में और फरीदाबाद में और वल्लभगढ़ में 2014-15 में हम पूरा कोशिश करेंगे कि सभी छूट गई विद्यालयों तक हम घुस भी नहीं पाते। बहुत सी बार बड़े बड़े प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं, 1 बार 2 बार 3 बार आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं कि पूरा डेटा भर के आ जाए। हम तो इसी में खुश हो जाते हैं कि स्कूल ने डेटा भर के वापस प्रपत्र दे दिया है। ये भी देखते हैं बहुत सी बार की बहुत सारी कॉलम्स उसमें खाली होती है, लेकिन इसमें काफी कमियां आ गई है। अब तो प्राइवेट स्कूल्स खुद आगे बढ़ के हमारे पास में यूनिफाइड डाइस का कोड लेने के लिए आते हैं। हर दिन प्रतिदिन बहुत सारी मेल आती है, फोन आते हैं कि साहब मुझे यू डाइस का कोड चाहिए, मैं प्राइवेट अनएडेड स्कूल हूं, बताइए मैं कहां पर जाऊं, किसके पास में जाऊं। सिचुएशन बहुत बदल गई है। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग प्रबंध किए हैं। बहुत से राज्यों में यू डाइस का कोड, चाहे सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल हो, वहां पर यू डाइस का कोड कंपल्सरी कर दिया गया है हर स्कूल के लिए। बहुत से राज्यों में स्टेट का बोर्ड से एफिलिएशन तभी मिलेगा जब यू डाइस का कोड होगा। बहुत से राज्यों ने तो यह भी कर दिया है कि अगर किसी भी अध्यापक का नाम यू डाइस में 3 साल तक है तो उस अध्यापक को इस पोस्ट के लिए या उस पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा अगर यू डाइस में आपका नाम है तो सिचुएशन काफी बदल गई है। प्राइवेट स्कूल खुद आगे बढ़कर यू डाइस से जुड़ना चाहते हैं, यू डाइस का कोड लेना चाहते हैं। फिर भी किसी कारणवश अगर हम उन तक नहीं पहुंचे हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस बार कि वहां तक पहुंच जाएं। छोटे मोटे लोकल अखबार के अंदर विज्ञापन दिए जा सकते हैं, एफएम के माध्यम से दिए जा सकते हैं, और हमने भी राष्ट्रीय स्तर पर इस बार पूरी कोशिश की। आपने देखा होगा मीडिया कैंपेन भी चलाया था हमने, एनडीटीवी पे इंग्लिश में, हिंदी में, एफएम में हमारे यू डाइस के काफी चले थे, एड्स आए थे। उससे भी हमें मदद मिलेगी कि हम शायद बाकी छूट गई विद्यालयों तक पहुंच जाए। तो पहला मुद्दा तो है छूटी हुई विद्यालयों तक पहुंचना, वो केवल आप ही मदद कर सकते हैं। ये लिस्टिंग आपके पास ही है, ये जानकारियां सारी आपके पास ही है और किसी के पास में नहीं। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा 10 वेरिएबल ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे से हटाकर हमने यूनिफाइड डाइस में इस वर्ष डाल दिए। आपने शायद देखा होगा या जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप देखेंगे ज्यादातर ये सारे वेरिएबल्स हैं वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल से संबंधित रखते हैं। लेकिन एक वेरिएबल है जो टीचर वाली कॉलम में अभी इस बार डाला है, टीचर का मोबाइल नंबर इस बार डाला गया है। तो आप उसको ध्यान से देखें कि जो 10 वेरिएबल डाले हैं, टीचर का मोबाइल नंबर, या एक वेरिएबल डाला गया है क्या टीचर्स को, अध्यापक को कंप्यूटर द्वारा शिक्षा देने के लिए ट्रेनिंग हुई है क्या, स्कूल में कौन से माध्यम से शिक्षा हो रही है। ये 10 वेरिएबल इसमें डाले हैं। पहला कार्य सीआरसी और बीआरसी चेकिंग करते वक्त ये देखेंगे कि 10 सभी नए वेरिएबल्स के ऊपर सूचना पूरी सही भरकर आ गई है क्या। आप में से यहां पर बहुत सारे हेडमास्टर साहब भी होंगे, हेडमिस्ट्रेस भी है, आपके बहुत सारे प्रिंसिपल लोग, आपके बहुत सारे स्कूल में, बहुत बड़े बड़े स्कूल भी है, छोटे स्कूल भी है। बड़े स्कूल में ज्यादातर ये होता है 50 टीचर है, 40 टीचर है, 1500, 1100, 1200 एनरोलमेंट है। वहां पर हेडमास्टर साहब के लिए, आपके लिए संभव नहीं है कि आप खुद इस फॉर्म को भर दें। तो आप हेड टीचर को
या किसी दूसरे टीचर को ये सारी जिम्मेवारी दे देते हैं कि भैया आप इसको भर के लाओ। तो पहला कार्य तो हमें ये करना है कि जब आपके पास में इंफॉर्मेशन भर के आ जाए तो आप केवल अपने सिग्नेचर और सील ही नहीं मारे उसके ऊपर, बल्कि उसको खोल के भी देख लें। हम नहीं देखते हैं खोल के, मुझे पता है, ईमानदारी से आप भी जानते हैं कि जब भी ये भर जाता है, जो नीचे से भर के अधिकारी लाता है, तो आप आंख बंद करके अपना साइन कर देते हैं, चलो यार एक भला तो टली। ज्यादातर यही होता है। इसको एक जिम्मेवारी, एक मुसीबत समझा जाता है ज्यादातर कि भाई इस कार्य को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि 2014-15 में जब आपके दूसरे अध्यापक आपको भर के लाए तो कम से कम पलट के तो देख लें कि क्या भर के लाए, ताकि वो भी देखेंगे कि हेडमास्टर साहब तो, प्रिंसिपल साहब तो इसको चेक भी कर रहे हैं। पिछली बार तो आज तक तो किसी ने चेक नहीं किया था, इसलिए मेरे को तो अब अच्छी तरह से इसको भरना पड़ेगा। ये मैसेज अगर चला जाए तो भी हमें मदद मिलेगी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, आपने देखा होगा हमारा सारा प्रपत्र छपा हुआ है, सॉफ्टवेयर से छपा हुआ है, और जब सॉफ्टवेयर से छपकर आता है तो सारी पिछले साल 2013-14 के सारे आंकड़े, एनरोलमेंट, नामांकन के अलावा सब कुछ इसमें छपा हुआ है ना। केवल एनरोलमेंट ही देना है, बाकी तो कुछ नहीं देना है। हमारी मानसिकता किसी भी प्रपत्र को भरते वक्त क्या होती है, हम ये देखते हैं कि खाली जगह क्या है उसमें, फिल इन द ब्लैंक जो खाली है, केवल उसको भरते हैं और फटाफट दे देते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें हेडमास्टर साहब तक या रेस्पोंडेंट तक ये पहुंचाना है कि भरी हुई छपी हुई जानकारियों को भी चेक करना है, उसमें भी कमियां हैं, उसमें भी गलतियां हैं। डेटा एंटर करते वक्त उसमें बहुत कमियां रह गई है, उसको अगर ठीक करवाना है तो वो केवल चेकिंग करते वक्त ही हो सकता है, और अगर उसको चेक नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। जब अभी हम यहाँ एंटर कर रहे थे इस कमरे में, तो हमारे रिसोर्स पर्सन साहब कह रहे थे जहां भी आप कमियां देखो उसको लाल सही से गोला कर दो। बिल्कुल सही कहा। जब चेकिंग करते वक्त पिछले वर्ष की इंफॉर्मेशन अगर आप देखें और कुछ गलत है तो उसको लाल सही से गोला कर दो, ताकि हमारे डेटा एंट्री होते वक्त उस वक्त फौरन एकदम पता चल जाएगा कि पिछले साल का डेटा में कहां कमियां रह गई थी और कहां उसको ठीक करना है। उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा अगर गोला कर दिया गया है तो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि फॉर्म को भरते वक्त छपी हुई इंफॉर्मेशन को हमें बहुत ही अच्छी तरह से जांच करवाना है, ठीक करवाना है। इतना कार्य करने के बाद भी छोटी छोटी बातों की वजह से ही हमारी डेटा की क्वालिटी के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। पिछले साल आपने डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल लिखा था 1936, अभी हो गया 1956। पिछली बार लिखा था मैनेजमेंट प्राइवेट एडेड, इस बार हो गया अनएडेड। पिछली बार लिखा था रूरल एरिया, इस बार अर्बन हो गया। वो तो समझ में आता है, बट अर्बन का रूरल कैसे हो सकता है? वो तो नहीं हो सकता। पिन कोड नंबर चेंज हो जाता है, स्कूल की कैटेगरी आप चेंज कर देते हैं, स्कूल का टाइप आप चेंज कर देते हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें और भी है। इसको ठोक बजा के देख लें। हम ये नहीं कहने आए हैं कि आप चेकिंग करते वक्त इंफॉर्मेशन को अपने स्तर पर ठीक कर दें, अल्टर कर दें। अगर ऐसा किया तो ये क्राइम है। जिस व्यक्ति ने डेटा कैप्चर फॉर्मेट को भरा है वो ही केवल उस इंफॉर्मेशन को ठीक कर सकता है, बदल सकता है, चेंज कर सकता है। हम नहीं कर सकते। हम तो उसकी नॉलेज में ला सकते हैं कि भैया इसको चेक कर। तो दूसरी बात हो गई कि भरे हुए फॉर्म को अच्छी तरह से चेक करवाना है, ठोक बजा के। और ये कार्य केवल सीआरसी कर सकता है, क्योंकि सीआरसी को पता है केवल 15 से 20 स्कूल, 25 स्कूल उसके अंतर्गत आती है, और हर स्कूल की इंफॉर्मेशन उसको पता है। उस स्कूल में, विद्यालय में कितना अध्यापक है, कितने कमरे हैं, कितना एनरोलमेंट है, स्कूल कहां तक चल रही है, ये सारी जानकारियां सीआरसी के टिप पे होती है। इसलिए सीआरसी कोऑर्डिनेटर्स ने डाइस को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।